हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज हम करेंगे 12th क्लास की बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट 3। तो आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का लॉ क्या है तो देखते हैं क्या है। मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, हमने लास्ट पार्ट में किया था अन्य बातें यानी कि डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है। किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी कि कोई भी गुड है, कोई भी गुड्स है, कमोडिटी है, जब उसका प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि वो महंगी है, लेकिन जब उसका प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि वो सस्ती हो जाएगी। अन्य शब्दों में मांग का नियम वह नियम है जो यह बताता है कि यदि मांग के अन्य निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहे तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। इनमें हमने अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। यानी कि ये नेगेटिव दिखा रहा है ना, इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में। अन्य बातें अन्य निर्धारक तत्व समान रहने से अभिप्राय है कि उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि आदि स्थिर रहती है। इन भी चेंज नहीं होता, तब ही हमारा मांग का नियम लॉ ऑफ डिमांड वो लागू होता है। तो मांग का नियम, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। सबसे पहले इसका डिमांड शेड्यूल दे रखी है। मांग के नियम की व्याख्या मांग अनुसूची की सहायता से की जा सकती है। प्राइस 10 दे रखा है, ये एक्स कमोडिटी का प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स कमोडिटी की। जब प्राइस 10 है तो कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जाती है? 100 की। प्राइस 9 हुआ तो 150, 8 हुआ तो 200। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस कम हुआ है, 10 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ, तो ये जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है ये बढ़ती जा रही है। तो ये इन्वर्स रिलेशन ही दिखा रही है ना। तो मांग तालिका 3 से ज्ञात होता है कि एक्स वस्तु की अपनी कीमत के कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। जब उसका प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। जब एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपये से कम होकर 9 हो जाती है, 10 से 9 हो गई, तो मांग 100 इकाइयों से बढ़कर 150 इकाई हो जाती है। तो अगर प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है। मांग के नियम की व्याख्या मांग वक्र द्वारा भी की जा सकती है, जो चित्र 3 में दिखाया गया है। तो इसको हम डिमांड कर्व से भी देखेंगे। तो ये इन्होंने डिमांड कर्व दे रखा है। जब प्राइस पी है तो कितनी कमोडिटी की डिमांड की जा रही है? ये है यहाँ पे एल कमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है पी प्राइस पे। जब प्राइस कम हुआ, पी से P1 हो गया, तो कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है? L1 की। जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। एक पॉइंट ये आया था हमारा, एक पॉइंट ये आया, इसको मिला देंगे तो ये हमारा डिमांड कर्व आ जाएगा। ये क्या दिखा रहा है कि एक तो डाउनवर्ड्स है, इस टाइप से जो हमारा होता है उसको हम डाउनवर्ड्स बोलते हैं, और ये इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है, यानी कि जब प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है। चित्र 3 में मांग वक्र डी से ज्ञात होता है कि जब एक्स वस्तु की कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है, OP से OP1 हो गई, तो उसकी मांग OL से बढ़कर OL1 हो जाती है। वास्तव में मांग वक्र का ऊपर से नीचे की ओर ढलान मांग के नियम को प्रकट करता है। मांग का नियम यही बताता है कि जो डिमांड का होगा वो डाउनवर्ड्स होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका स्लोप ऐसे डाउनवर्ड्स क्या है इसका स्लोप। ठीक है, इज़ इट क्लियर टू यू? तो बात यह है लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस। क्या क्या हम अजम्पशंस मान के चलते हैं तब ही हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो अप्लाई होता है। मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हों। हमने लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में भी देखा था, उसमें सबसे पहले यही बात दे रखी है, अन्य बातें समान होने पर। इसका क्या मतलब है? इससे अभिप्राय यह है कि मांग को प्रभावित करने वाले कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है। इन्हें इस नियम की मान्यताएं कहा जा सकता है। यह नियम केवल साधारण वस्तुओं पर लागू होता है, अर्थात गिवन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त मांग के नियम की कुछ मुख्य मान्यताएं निम्नलिखित हैं।
तो ये जो नियम है, ये जो हमारा लॉ है, ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के लिए है। गिवन गुड्स जो होती है वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होती है, उसको हम आगे देखेंगे जब हम लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन करेंगे। तो इन्होंने क्या क्या अजम्पशंस दे रखी है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि जो कंज्यूमर्स की इनकम है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर्स का टेस्ट सेम रहना चाहिए। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनका प्राइस भी सेम ही रहना चाहिए। वस्तु की कीमत के भविष्य में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर में इसका प्राइस कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। जब ये सब बातें हमारी है किसी मार्केट में, केवल तभी हम कहेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वाई मोर ऑफ ए गुड इज़ परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, कि जब कीमत गिरती है, जब प्राइस कम होता है, केवल तभी किसी वस्तु की क्वांटिटी क्यों बढ़ जाती है, यानी कि जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स क्यों होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। तो देखते हैं वक्र के ऋणात्मक ढलान से प्रकट होता है कि कीमत के कम होने पर अधिक वस्तुएं खरीदी जाती है। ये हमने देख लिया, इसका डाउनवर्ड स्लोप यही दिखाता है। इसलिए किसी वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। इसमें इन्वर्स रिलेशन देखा था हमने अभी। घटती सीमांत उपयोगिता, तो इसके कारण क्या क्या है कि क्यों होता है इनमें इन्वर्स रिलेशन। उसका पहला पॉइंट है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल का मीनिंग देखिए, मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल, यानी कि एक अतिरिक्त। और यूटिलिटी क्या होती है, किसी भी गुड की हमारी जो हमारी उस चीज़ के लिए इच्छा है उसको सेटिस्फाई करने की जो उसके पास पावर होती है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, कि उसके पास कितनी हमारी नीड को सेटिस्फाई करने की पावर है, उसको हम यूटिलिटी बोलेंगे। तो देखिए, जब हमारे पास मान लो हमारे पास एक आइसक्रीम है तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हमें दूसरी आइसक्रीम भी दे दी जाती है तो उससे पहली के मुकाबले में हमें सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। ऐसे ही तीसरे दे दी जाती है तो और कम मिलेगा, चार दे दी जाती है उससे और कम मिलेगा, पाँचवीं से और कम, और छठी से मान लो वोमिटिंग ही हो जाए। तो क्या देख रहे हैं कि ये घटती जा रही है, घटती जा रही है। 3 पे और कम, 4 पे और कम, 5 पे और कम, और 6 पे तो ये नेगेटिव में ही चली गई, यानी कि हमें वोमिटिंग ही हो गई। तो ये क्या हो रहा है कि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, एक एडिशनल यूनिट का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन करने की पावर है उसकी, वो डिमिनिशिंग होती जा रही है। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदी जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब किसी वस्तु की उपयोगिता कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। प्रत्येक वस्तु की मात्रा अधिक खरीदने पर उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, यानी कि जब भी हमें एक एडिशनल यूनिट का हम यूज़ करेंगे तो उससे जो हमारी सेटिस्फेक्शन करने की पावर है, यूटिलिटी है, उससे जो मिल रही है वो हमेशा कम होती जाएगी। इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा तभी करेगा जब उस वस्तु की उपयोगिता कीमत कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। स्पष्ट होता है कि कीमत कम होने पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी तथा कीमत कम होने पर कम मात्रा खरीदी जाएगी। इज़ इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट आता है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट क्या है? एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप खरीदार की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कोई भी गुड्स है उसकी प्राइस में चेंज होने से खरीदार की, कंज्यूमर की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण, वास्तविक आय होती है कि हम अपने दी गई इनकम से किसी गुड की कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अब मान लो
कोई एक्स कमोडिटी है, उसका प्राइस बढ़ गया, हमारी इनकम सेम है, तो प्राइस बढ़ गया तो हम कम खरीद पाएंगे ना अपनी इनकम से, तो हमारी इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन मान लो प्राइस कम हो गया तो हम अपनी सेम इनकम से उसकी डिमांड ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है। वास्तविक आय वह आय है जो वस्तु और सेवाओं के रूप में मापी जाती है। कीमत कम होने पर वास्तविक आय बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई वास्तविक आय का प्रयोग वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए किया जा सकता है। जब प्राइस कम हो जाएगा, हमारी इनकम सेम होगी, तो हम उसको ज़्यादा खरीद पाएंगे। यानी कि प्राइस बढ़ने पर हम अपनी इनकम से प्राइस कम होने पर हम अपनी इनकम से उसको ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो ये हमारा इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। सेम इसका अपोजिट भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय है कि जब एक वस्तु अपने स्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। हमारे पास दो गुड्स हैं, टी एंड कॉफ़ी। अगर टी सस्ती हो जाएगी तो हम कॉफ़ी का यूज़ नहीं करेंगे, टी की डिमांड बढ़ा देंगे। टी का प्राइस कम हुआ, इसकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन इसकी डिमांड बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड तो कम हो गई ना, तो हम जो उनसे इनमें से सस्ती होगी उसी का यूज़ करेंगे। उदाहरण के लिए, जब एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वह वाई वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। एक्स की कीमत कम हुई, वो सस्ती हो गई, इसलिए एक्स का वाई के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जाता है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं चाय और कॉफ़ी। इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं, जब हम एक के प्लेस पर दूसरी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब इसके दूसरे उपभोक्ता जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे उसे खरीदने लगेंगे। मान लो किसी गुड्स का प्राइस कम हो गया तो उसके नए कंज्यूमर भी तो आ जाएंगे ना, तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जो खरीद रहे थे वे अब एबल नहीं होंगे उसे खरीदने के, और वे उस कमोडिटी का यूज़ करना बंद कर देंगे। यही सेम बात इन्होंने दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट यूजेस। कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं। मान लो हमारे पास मिल्क है, मिल्क के डिफरेंट यूज़ होते हैं। मिल्क का हम चाय के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, कैट को पिला सकते हैं। लेकिन जब मिल्क का प्राइस ज़्यादा है तो हम इनमें से क्या करेंगे, हम इनमें से उन कामों के लिए इसका यूज़ करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब मिल्क सस्ता हो जाएगा, मिल्क का प्राइस कम हो जाएगा, तो हम इन सब के लिए यूज़ करेंगे ना। तो ये भी इन्वर्स रिलेशन को दिखा रहा है। इसलिए इन सब कारणों की वजह से ही जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई होता है, और डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है इसमें। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। थैंक यू।